सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इस समय जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी रिवीजन क्लासेस हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस हैं और इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज की क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक के प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इसमें सार्वजनिक और निजी, राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। इसमें क्या रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन क्षेत्र आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन द्वितीयक क्षेत्र का भाग है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी गतिविधियां आती हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र में जो आते हैं उसके अंतर्गत जो कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो उत्पाद तैयार करते हैं, तो वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा इस्पात उद्योग और विनिर्माण, ये तीनों ही किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसमें सेवा क्षेत्र जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और भारत में जो योजना आयोग का गठन होता है वो नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि एक फैक्ट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया है? नीति आयोग की स्थापना की गई है, ये भी याद रखिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान कौन है? वर्तमान को भी याद रखिए, सुमन बेरी। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं और ये 1 मई 2022 से अपने पद पर हैं, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका क्रियान्वयन कब हुआ था? 1951 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल रहा और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई? पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई थी? ये 66 से 69 के बीच में आई थी। कब आई थी? 66 से 69। इस अवधि को योजना अंतराल या योजना अवकाश भी कहा जाता है और इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, याद रखिएगा।
रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद 1978 से लेकर 80 के बीच में रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 1978 से 80 के बीच में ये समय रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच में रहा और इस योजना की जो विषय वस्तु थी तीव्र, अधिक समावेशी और तीव्र धारणी विकास था। तो इसको भी याद रखिएगा। हालांकि नीति आयोग के बाद इन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। सामुदायिक विकास का आशय है, सामुदायिक विकास का क्या आशय है? सामुदायिक विकास का आशय है सामुदायिक विकास या प्रगति। सामुदायिक विकास का क्या आशय है? सामुदायिक विकास या प्रगति। और सामुदायिक विकास एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या हैं? सामुदायिक विकास योजना के 8 उद्देश्य रखे गए थे, जो जिनमें से राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी है। ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये भी है। तो ये तीनों यहाँ पे हो जाते हैं उपरोक्त सभी। और ये सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य के कितने उद्देश्य रखे गए थे? तो 8 उद्देश्य रखे गए थे, जिसमें ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना, शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करना इत्यादि 8 प्रकार के उद्देश्य रखे गए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा ही होती है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011-12। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 11-12। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। 2011-12 है राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था? तो योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में। कब किया गया था? वर्ष 1977 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसमें गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी का आकलन होता है वो किस आधार पर? कैलोरी के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? कैलोरी के आधार पर। इसके अलावा उपयोग और व्यापार भी आधारित है और इसमें गरीबी के आकलन से संबंधित बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। जो अलग समिति आई थी 1979 में, इसने क्या निर्धारित किया था कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में गरीबी निर्धारण का आकलन बताया था। फिर लकड़वाला समिति आई 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2012 में। तो इनको भी याद रखिएगा। तो भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार देश में जो गरीबी का आंकड़ा है वो 37.2% है। 37.2% की जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 37.2%। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में देखें तो मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और अत्रस्त बेरोजगारी, ये तीनों ही पाई जाती हैं। देख लेते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी जो होती है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में जो है साल भर काम नहीं रहता, उसके कुछ महीने ऐसे होते हैं जो इसमें जो श्रमिक लगे होते हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और अदृश्य बेरोजगारी क्या कहलाती है? कि जो दिखाई न दे,
कुछ ऐसे वर्क होते हैं, जो ऐसे काम होते हैं कि उनमें से यदि कुछ श्रमिकों को निकाल दिया जाए तो उनके उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? अदृश्य बेरोजगारी। सामान्य तौर पर देखें तो ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे भारत में ये तीनों ही बेरोजगारी पाई जाती हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। उसके बाद तो जो द्वितीय औद्योगिक नीति आई 1956 में आई। द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई? 1956 में। और नई औद्योगिक नीति 1991 में आई, जिसे एलपीजी मॉडल भी बोला जाता है, या बोले तो लाइसेंसी राज को इस औद्योगिक नीति के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और एलपीजी मॉडल को अपनाया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1948। नई औद्योगिक नीति 1991, ये भी याद रखिएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1991 में। कब की गई थी? 1991 में, एलपीजी मॉडल। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इस नीति को अपनाया गया था। और इसी औद्योगिक नीति के पश्चात लाइसेंसी राज को खत्म कर दिया गया था। निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो बीपीसीएल, ओएनजीसी, गैल, ये तीनों ही महारत्न कंपनी हैं। एमटीएनएल जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमटीएनएल। नेक्स्ट देख लेते हैं। राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो राउरकेला जो उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना है, ये जर्मनी, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से किया गया था? जर्मनी की सहायता से। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत, ये भी याद रखिएगा, किसके तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई? अभी हमने बात किया, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत। भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? ये है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में हुआ था। और राष्ट्रीयकरण के बाद ही इसका नाम क्या पड़ गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उससे पहले 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? तो भारतीय महिला बैंक का विलय ये भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। 2013 में महिला बैंक की स्थापना की गई थी और वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में उसके 5 जो सहयोगी बैंक थे उनको और भारतीय महिला बैंक को किसमें विलय कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ये कोची में। भारत का जो पहला इस्लामिक बैंक है ये कोची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 6ठी पंचवर्षीय योजना। और इसकी स्थापना 12 जुलाई, डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछा जा सकता है, 12 जुलाई 1982। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड को क्या बोला जाता है? IFCI। IFCI का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। डेट याद रखिएगा। और यह एक उद्देश्य क्या है? देश के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था, याद रखिए। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को क्या बोला जाता है? IRDA। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, याद रखिएगा। IRDA बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। इसके अलावा एक SIDBI है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसको भी याद रखिएगा। SIDBI की स्थापना कब हुई थी? SIDBI 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। एक होता है एग्जिम बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट्स सारे याद रखिएगा। निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये है जापान का। किसका है? जापान का, याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मुंबई का जो शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है। मुंबई का क्या है? सेंसेक्स। निम्न में से कौन सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? यहाँ पे पूछा है प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं केंद्र सरकार के। तो पूंजी लाभ कर, आयकर, उपहार कर, ये सारे ही प्रत्यक्ष कर जो हैं ये केंद्र सरकार के हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। और केंद्र सरकार के यदि प्रत्यक्ष कर की बात करें तो निगम कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, आयकर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर इत्यादि जो है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आते हैं। देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो जो सीमा कर है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। सीमा कर कैसा है? परोक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा कर। और यदि अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो इसमें सीमा कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ब्याज कर, बिक्री कर इत्यादि आते हैं, ये भी याद रखिए। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है? तो यदि राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों की बात करें तो रोजगार पर कर, भू राजस्व, व्यवसाय कर, ये तीनों ही राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2017 से प्रभावित हुआ था। कब से प्रभावित हुआ था? 1 अप्रैल 2017 से। और ये एक देश एक कर की अवधारणा पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 3 प्रकार के जो कर लगाए गए थे, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 4 प्रकार के कर स्लैब रखे गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के कर स्लैब है? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 प्रकार के कर स्लैब रखे गए हैं, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 से। निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं? तो इसमें देखें तो कर स्लैब से बाहर पूछा गया तंबाकू, पेट्रोलियम, एल्कोहल, ये तीनों ही जो उत्पाद हैं ये जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल नहीं है? तो अभी हमने बात किया था जो जीएसटी में 4 प्रकार के कर स्लैबों का निर्धारण हुआ है। कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पे देखें तो 5% जो है कर स्लैब जीएसटी की कर स्लैब में शामिल है। यहाँ पे राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 5%। इसके अलावा ये भी याद रखिए 12%, 18% और 28%।
भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो जो भारत का पहला बजट प्रस्तुत हुआ था वो 18 फरवरी 1860 को हुआ था। कब हुआ था? डेट भी याद रखिएगा, 18 फरवरी 1860 को। किसके द्वारा हुआ था? जेम्स विल्सन, नाम याद रखिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो आर.के. षणमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था पहला बजट? वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेट्टी ने 1947 में पेश किया था। एक फैक्ट इसमें और याद रखिए कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। तीनों इफेक्ट याद रखिएगा। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम सेट्टी ने 1947 में, और गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने। तीनों फैक्ट याद रखिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे पहला बजट पूछा गया है 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। निम्न में से किसने सबसे अधिक बजट पेश किया, सबसे अधिक बार बजट पेश किया था? तो ये मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई हैं जो अब तक 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया, तो ये भी याद रखिए। और यहाँ पे इंदिरा गांधी से संबंधित भी फैक्ट याद रखिए। इंदिरा गांधी ऐसी पहली वित्त मंत्री थी जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, तो ये भी एक फैक्ट है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का पद संभाला और देश की पहली महिला बनी जिन्होंने बजट पेश किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी अलग फैक्ट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था? तो भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था? 2017 में। कब शामिल किया गया था? 2017 में, 1 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है वित्त आयोग से। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसको अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया था। ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ये भी याद रखिएगा, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग। और 14वें के कौन से हैं? वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछ लिया गया है, वाई.वी. रेड्डी हैं। ये कौन है? 14वें वित्त आयोग के। और एन.के. सिंह कौन से हैं? 15वें वित्त आयोग के। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये गोस्वामी समिति है। कौन सी समिति है? गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया था वो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो किरीट पारेख समिति किस सिफारिश की थी? ये पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित सिफारिश हेतु किरीट पारेख समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा चलैया ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की थी? तो राजा चलैया किस समिति से संबंधित है? किस क्षेत्र से? कर सुधार। राजा चलैया समिति का जो क्षेत्र है वो कर सुधार से संबंधित था। याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है? तो सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया को समझ लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016। एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016। और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस स्टैंड अप इंडिया का गठन किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महिलाएं भी आ गई इसमें, अनुसूचित जाति भी आ गई, जनजाति भी आ गई, तो उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016। नेक्स्ट देख लेते हैं,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्देश्य है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या था? मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016। डेट याद रखिए, 1 मई 2016। कभी कभी प्रश्न डेट से बन जाता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 मई 2016। सोलर चरखा योजना का संबंध किससे है? तो सोलर चरखा योजना का संबंध रोजगार से है। किससे है? रोजगार से। इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है जो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह की रिवीजन क्लास के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।